नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार और मैं आप सभी का अपने इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर के साथ ही हम बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, उसकी हिस्ट्री, उसके डिफरेंट टॉपिक्स, टी टेस्ट, एनोवा, ग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आधा घंटा की वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करने जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका इस्तेमाल हर एक सब्जेक्ट में किया जाता है, चाहे वह सब्जेक्ट साइंस का हो, आर्ट्स का हो, स्पोर्ट्स का हो, रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी हो। कोई भी सब्जेक्ट इस स्टैटिस्टिक्स से ऐसा नहीं है जहाँ पर कि यह स्टैटिस्टिक्स उसे छूता ना हो। आजकल इसके कई ऐसे आयाम हैं जैसे सुपर कंप्यूटिंग, न्यूरल नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सभी नए स्टैटिस्टिक्स के ये नए आयाम हैं जो इसको बहुत ही हाई फाई और बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस सब्जेक्ट बना रहा है। इस सब्जेक्ट के अंदर जनरली हम डेटा को स्टडी करते हैं, डेटा के ऊपर हम काम करते हैं और हम जानते हैं कि डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ एक एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे कि अभी हर एक देश, विदेशी कंपनियां जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सोशल नेटवर्किंग में काम कर रही हैं, वो डेटा को किस तरीके से उपयोग में ला रही हैं। कहीं वो सभी इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा को क्या इस्तेमाल किसी और काम के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसके ऊपर सभी हर एक देश की नज़र होती है। सोशल साइट्स हम काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वह व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, तो जनरली यह चर्चाएं चलती रहती है कि इतना सारा जो डाटा है उसका कहीं विदेश में तो नहीं भेजा जा रहा है। उससे हम लोगों, किसी भी देश की जो जनता है किस तरीके से सोचती है, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या उसकी कल्चर है, इसके बारे में इस्तेमाल करके किसी तरीके से उसका गलत उपयोग कोई अपने एडवांटेज में इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं चलती रहती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डाटा आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आने वाला जो समय है, आने वाला जो एरा है, वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होने वाला है और इस एरा के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अपना इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, न्यूरल नेटवर्किंग हो, इन सारी टेक्नोलॉजी जो कि स्टैटिस्टिक्स की ही सारी डिफरेंट स्ट्रीम है, इन सभी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो भी वेटनरी या मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वह जब बायोलॉजी की तरफ आकर्षित होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट के अंदर, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट के अंदर मैथमेटिक्स से भागने की टेंडेंसी होती है और वह मैथमेटिक्स से भी भागते हैं और बाद में स्टैटिस्टिक्स से भी थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं। मेरा यह स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि यह जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही उपयोगी है और आने वाले समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप चाहे रिसर्च करो, आप अपने जब हायर एजुकेशन में जाओगे, रिसर्च करोगे, एकेडमिक्स में जाओगे, तो स्टैटिस्टिक्स के बिना आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। इसीलिए यदि इंटरेस्ट नहीं है तो इस सब्जेक्ट के अंदर अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएं, इसे सीखने की कोशिश करें और मेरा मानना है कि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो ये लेक्चर है आपको दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध होंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ज़न में आप मेरे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में आपको लिंक मिलेंगे। आप जिस भी वर्जन में देखना चाहते हैं वीडियो को, आप या तो मेरे चैनल पे डायरेक्टली चले जाएं या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हिंदी या इंग्लिश का वर्जन, ट्रांसलेटेड वर्जन आप देख सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे अपने इस इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसे डिफ़ाइन किस तरीके से किया जाता है या होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स जो इसकी डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स इज़ द डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ डाटा। सो हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटा के ऊपर काम करते हैं और डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाए, उसे ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाए। ऑर्गेनाइज में जैसे टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना हो या किसी अन्य फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने की बात होती है, तो हम पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में जो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी, हर एक डिफरेंट एनालिसिस मेथडोलॉजी में डिफरेंट तरीके से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो भी हमारी आवश्यकताएं होंगी उसके हिसाब से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे पहले, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, डाटा को एनालिसिस करेंगे। डाटा के एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि यह रिजल्ट क्या बता रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या पता लग रहा है। तो वो इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में करेंगे और इंटरप्रिटेशन आने के बाद उसको हम ढंग से प्रेजेंट करेंगे। जो हमारे डाटा का जो रिजल्ट आया है उसको प्रेजेंट करेंगे। तो यह सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटा की कलेक्शन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन और फिर लास्ट में हम उसे प्रेजेंट करते हैं रिजल्ट को। तो ये सारी चीज़ें एक स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट को बनाता है। अब स्टैटिस्टिक्स के बाद हम वेटनरी फील्ड में हो या मेडिकल फील्ड में हो, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल डाटा के लिए। तो इसका एक नाम, एक इस स्पेशल डिसिप्लिन को, स्पेशल जो सेक्शन है उसे हम बायोस्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स इज़ द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो डिफरेंट रेंज ऑफ टॉपिक्स होते हैं उसमें हम किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स को यूज करें, उसे हम बायोस्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इट इंक्लूड्स डिज़ाइन ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा फ्रॉम दोज एक्सपेरिमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं हम बायोस्टैटिस्टिक्स में बायोलॉजिकल डाटा के ऊपर करते हैं, जो भी हम स्टैटिस्टिक्स के में हम जनरली करते हैं। अब हम बात करेंगे कि यह जो सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स हो या बायोस्टैटिस्टिक्स हो, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, यह सब्जेक्ट किस तरीके से बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन से महत्वपूर्ण साइंटिस्ट, रिसर्चर हैं जो इस डिसिप्लिन को, इस सब्जेक्ट को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया है, उन सभी के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। कुछ एक स्लाइड में इन चीज़ों को देखेंगे। तो जो स्टैटिस्टिक्स की जो डेवलपमेंट हुई वो हम शुरुआत में पाते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी होती है, प्रोबेबिलिटी को हमने शुरुआत में पढ़ना शुरू किया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया और 18th सेंचुरी के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी। बाद में 19वीं और 20वीं सदी में ये काफ़ी आगे बढ़ा और फिर इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो 3 स्टेजों में हुआ। इसके डेवलपमेंट के 3 वेव्स आए, 3 तरंगे आए इनकी डेवलपमेंट के, इस सब्जेक्ट की डेवलपमेंट के। तो जो पहला वेव है, पहला वेव के अंदर 2 साइंटिस्टों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस गैल्टन और दूसरे थे कार्ल पियर्सन। इन दोनों ने इस एक सब्जेक्ट को सबसे पहले आगे बढ़ाने का में बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया और इन दोनों का मेहनत था कि जो
यह एक मैथमेटिक्स की जो के अंदर इसे इंक्लूड किया जाता था, फिर इसे अलग एक सब्जेक्ट के तरीके से देखा जाने लगा और इसका उपयोग न सिर्फ साइंस के अंदर बल्कि इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा। इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन को किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए, या पॉलिटिक्स में जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, जो जनता है, जो वोटर्स है, उसकी बिहेवियर, वो क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ताकि पॉलिटिक्स के अंदर अपनी वोट को किस तरीके से जनता क्या चाह रही है, उस चीज़ों को स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया जाने लगा। तो इन दोनों साइंटिस्टों को इस एक सब्जेक्ट को आधार देने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। जो सेकेंड जो वेव था उसमें भी दो साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा काम किया, एक तो विलियम गॉसेट और दूसरा रोनाल्ड फिशर। इन दोनों साइंटिस्टों ने जो सेकेंड वेव था उसमें इन दोनों का योगदान बहुत ज़्यादा है। और इस समय डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहने का तात्पर्य कि हर एक साइंटिस्ट जब कोई रिसर्च करता है तो एक हाइपोथेसिस रखता है कि मेरा मानना है कि यह इस तरीके से कार्य होना चाहिए, इस तरीके से हर कोई साइंटिस्ट अपना एक हाइपोथेसिस रखता है, तो उसकी टेस्टिंग करते हैं कि जो हम हाइपोथेसिस रखे हैं क्या डाटा के बेसिस पर क्या वह सही है या गलत है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे काम किया गया इनके द्वारा। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब है कि हम जब कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा कोई हाइपोथेसिस होता है, उसमें कई सारे वेरिएबल प्ले में आ जाते हैं, तो हम वेरिएबल को किस तरह से सेलेक्ट करें, उसकी वेरिएबल के डिफरेंट डाटा को उठाना, इन्फॉर्मेशन को उठाना, उसको टेस्ट करना, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट को, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा इन दोनों साइंटिस्टों का योगदान, विलियम गॉसेट और रोनाल्ड फिशर, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा काम रहा स्मॉल डाटा सैंपल के आधार पर हम किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं। जनरली जो स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स होते हैं, जो उपयोग किए जाते हैं, वो जनरली लार्ज सैंपल के ऊपर ही उपयोग किए जाते हैं, और इन टेक्निक्स को हम जब स्मॉल सैंपल पर यूज करते हैं तो ये फेल कर जाते हैं, ये ढंग से रिजल्ट नहीं दे पाते। इनकी जो रिजल्ट की रिलायबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है यदि हम छोटे सैंपल साइज पर इन मेथड्स का उपयोग करें तो। इस वजह से हमें कुछ स्पेशल अलग तरीके के मेथड्स को बनाने की ईजाद करने की आवश्यकता पड़ी, और इन नए मेथड्स को बनाने में विलियम गॉसेट और रोनाल्ड फिशर का योगदान बहुत अहम रहा है। अब इसके बाद सेकेंड वेव्स के बाद थर्ड वेव जो था, उस वेव्स के अंदर भी दो साइंटिस्टों का योगदान रहा। तो हर एक वेव के अंदर दो साइंटिस्टों का योगदान बहुत अहम रहा। इस समय इस एरा में, इस पीरियड में दो साइंटिस्ट ईगॉन पियर्सन जो कि बेटे थे कार्ल पियर्सन का, उनका योगदान रहा, और जेर्जी नेमैन ये दूसरे साइंटिस्ट थे। इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। इन दोनों के कोलैबोरेटिव वर्क के बाद यह वेव काफ़ी तेज हुआ, और इस समय मेनली जो पहले कार्य हो चुके थे उनकी रिफाइनमेंट और उनकी एक्सपेंशन किए गए। पहले इन जो चार साइंटिस्ट ने और उनके और भी सहयोगी उस समय उनके साथ काम करने वाले अदर साइंटिस्ट थे, जो कि या तो उनके सहयोग से काम कर रहे थे या इंडिपेंडेंटली कार्य कर रहे थे। हर साइंटिस्ट का नाम इस छोटे से लेक्चर में लेना संभव नहीं है। तो जो भी साइंटिस्ट दो फेज में काम किया था, उन साइंटिस्टों के काम को आगे बढ़ाया ईगॉन पियर्सन और जेर्जी नेमैन ने। इन साइंटिस्टों के बदौलत, इन साइंटिस्टों के वर्क के बाद आज इस समय ऐसा समय आ चुका है कि ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, यह हर एक फील्ड में इनका उपयोग काफ़ी किया जा रहा है डिसीज़न मेकिंग के लिए। जो भी हम डिसीज़न ले रहे हैं, उस डिसीज़न को लेने के लिए हम एक
स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी का उपयोग करते हैं और उसके आधार पर जो टेस्ट किए जाते हैं उसके आधार पर ही हम डिसीज़न लेते हैं। तो डिसीज़न मेकिंग में आज के समय चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, न्यूरल नेटवर्किंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सुपर कंप्यूटिंग हो, जो भी फील्ड हो, हर फील्ड में डिसीज़न लेने का काम जो है वह इस एक स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी के ऊपर छोड़ दिया गया है और वो जो सजेस्ट कर रहा है उसके आधार पर हम डिसीज़न ले रहे हैं। तो आइए अब हम फ्रांसिस गैल्टन, जो कि काफ़ी योगदान रहा है, उनके कार्यों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। तो अपने समय के ये बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं और इन्हें बायोस्टैटिस्टिक्स के फादर भी कहा जाता है। ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। गैल्टन की जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो गैल्टन के बहुत ही महान कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर काम किया, उन्होंने कोरिलेशन के ऊपर काम किया, रिग्रेशन पर काम किया और साथ ही साथ ये जो कार्य किए उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सभी थ्योरी, इन सभी डिफरेंट मेथडोलॉजी का उपयोग इंसान के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जैसे हाइट या वेट, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर इनके ऊपर इन मेथड्स को अप्लाई किया। इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग किया गया, कोरिलेशन का उपयोग किया गया, रिग्रेशन का उपयोग किया गया और उनका मानना था कि इंसानों के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो हम हाइट की बात कर ले या वेट की बात कर ले, ये सारे कैरेक्टर या ट्रेट्स हैं वो नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। अब नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन कहने का तात्पर्य है, नॉर्मल कर्व से हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं पॉपुलेशन के अंदर तो उसमें ऑब्जर्वेशंस आते हैं। ऑब्जर्वेशंस में गिनती के हिसाब से हम ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। कुछ इंसान, जैसे हम हाइट की बात करते हैं तो कुछ इंसान 4 फुट के होंगे, कुछ 6 फुट के होंगे, कुछ 5 फुट के होंगे, कुछ 4.5 फुट के होंगे। तो यदि हम उनकी हाइट के हिसाब से कितने व्यक्ति किस हाइट के हैं इसका हम एक स्टडी करें तो उन्होंने पाया कि इस तरीके के जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट ट्रेड्स हैं, वो नॉर्मल कर्व शो करते हैं। नॉर्मल कर्व में ये जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो फिट हो जाते हैं। तो नॉर्मल कर्व में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन फिट होने का मतलब है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहने का मतलब है कि 2 तरीके के एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो सकते हैं। या तो इंसान बहुत छोटा हो, बौना हो, या बहुत लंबा हो, बहुत ही 7 फुट का हो, 7.5 फुट का हो, ये 4 फुट का हो, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो जाएंगे। बहुत छोटे में 4 फुट का इंसान बहुत कम मिलेगा या 7-7.5 फुट का इंसान बहुत कम मिलेगा। तो ऐसे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो कि एक्सट्रीम टाइप के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो नॉर्मल कर्व के अंदर उनकी संख्या काफ़ी कम होती है और जो मैक्सिमम संख्या होते हैं वो होते हैं नॉर्मल साइज के, वो इंटरमीडिएट साइज के, जो एवरेज साइज होता है 5.5 फुट का। 5.5 फुट के व्यक्ति जो इंसान है वो आपको पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा मिलेंगे और जो 4 फुट के और 7 फुट के काफ़ी लंबे, काफ़ी छोटे, ऐसे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कम मिलेंगे। तो इस तरीके की जब डाटा होते हैं यार, इनको जब आप कर्व के रूप में बनाएंगे तो ये एक नॉर्मल कर्व आता है, बेल शेप्ड कर्व आता है। तो उनका यह मानना था कि जो भी इंसानी जो भी कैरेक्टर होते हैं वो एक नॉर्मल कर्व को दिखाता है। ये पहली बार काम किया गया। ये आज के समय में यह कंसेप्ट तो बहुत ही सामान्य सा कंसेप्ट लगता है, लेकिन जब स्टैटिस्टिक्स को बनाया जा रहा था, जब आगे बढ़ाया जा रहा था इस सब्जेक्ट को, तो उस समय ये सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने इस तरफ बताया कि इस तरीके से होता है। जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होते हैं, जो रेयर ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो किसी पॉपुलेशन के अंदर बहुत कम होते हैं और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो इंटरमीडिएट वाले होते हैं या एवरेज वैल्यूज़ वाले होते हैं। उनके अलावा उन्होंने कोरिलेशन के ऊपर काम किया। कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन कहने का तात्पर्य होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। एक वेरिएबल जब बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है,
एक बढ़ता है तो दूसरा घट सकता है, यानी इंटरडिपेंडेंसी होते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक के चेंज आने पर दूसरे के अंदर चेंज आता है। तो वह ट्रेंड क्या है, किस तरीके से एक वेरिएबल में हम यदि चेंज लाते हैं तो दूसरी वेरिएबल में किस तरीके से चेंज आएगा, उस ट्रेंड को बताना यह कोरिलेशन के अंदर करते हैं। और कोरिलेशन के पर जो काम किया गया था, गाल्टन के द्वारा शुरुआत किया गया था कोरिलेशन के ऊपर कार्य किए जाने की। इनके अलावा जो गाल्टन थे उन्होंने रिग्रेशन के ऊपर भी काम किया। रिग्रेशन भी काफ़ी मिलता जुलता सा एक टॉपिक है, और इसमें भी डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर काम किए जाते हैं, लेकिन इसमें रिलेशंस तो होते ही हैं आपस में, लेकिन रिलेशंस के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता है। हमारा फोकस रिग्रेशन के अंदर यह होता है कि हम किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल को, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल हम कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को या किसी पार्टिकुलर वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है या कई सारे भी हो सकते हैं, उनके मदद से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना। तो रिग्रेशन में हम प्रिडिक्शन करते हैं किसी वेरिएबल का कई अन्य वेरिएबल की मदद से। जो अन्य वेरिएबल जिनकी मदद से हम ये प्रिडिक्शन करते हैं उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जिस वेरिएबल की मदद से हम प्रिडिक्ट करते हैं उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिसकी हम प्रिडिक्शन करते हैं उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो गाल्टन ने स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताया। और गाल्टन के कुछ और कार्य भी थे जिसके अंदर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरीके से निकाला जाए उसके ऊपर काम किया उन्होंने काई डिस्टेंस के ऊपर काम किया। काई डिस्टेंस जो कि एक स्पेशल केस है महालनोबिस डिस्टेंस का, उसके ऊपर कार्य किया। महालनोबिस डिस्टेंस जो है वह मल्टीवेरिएट स्पेस में दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बताया जाता है महालनोबिस डिस्टेंस की मदद से। और जो पीसी महालनोबिस या प्रकाश चंद्र महालनोबिस, यह भारत के बहुत ही महान स्टैटिस्टिशियन थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से सुशोभित किया गया। काफ़ी कार्य रहा है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में इस महान वैज्ञानिक का। और इसके अलावा गाल्टन ने पी वैल्यू के ऊपर भी काम किया, और पी वैल्यू का जो उपयोग है जनरली एक्सपेरिमेंट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में किया जाता है कि कोई हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करते हैं तो उसे एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, उसकी बेसिस क्या होती है। तो हम पी वैल्यू की मदद से, पी वैल्यू का कंसेप्ट हम आगे जब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम हिस्ट्री देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, फिर धीरे धीरे ग्राफ बनाना, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, ये सारी चीज़ें, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो उनमें पी वैल्यू भी आएगा। अभी ये सारी चीज़ें आप लोग को थोड़ा नया सा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हर एक पॉइंट को, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को छुआ जाएगा, वहाँ पर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आने लगेंगी। गाल्टन का इसके अलावा जो अन्य कार्य थे वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस पर उन्होंने काम किया, पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट पर काम किया, और उसके अलावा इनका काम जो था वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के ऊपर भी हुआ। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है वह एक ऐसा मैथडोलॉजी है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, जिसके आधार पर हमारे पास यदि मान लीजिए कि डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड डाटा को हम सिंपलर फॉर्म में कुछ सेट में बनाते हैं ताकि उसका इजी विजुअलाइजेशन हो सके, उस डाटा का, उसकी एनालिसिस को हम इजी वे में कर सके। तो इस एनालिसिस को हम पियर्सन कंपोनेंट एनालिसिस बोलते हैं। इसके आधार पर जो हमारे कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, उसमें से उन वेरिएबल्स में से जो सबसे मुख्य वेरिएबल होता है, जो कि किसी भी चीज़ को, कोई भी घटना को अफेक्ट करता है, उसके पता लगाने में हमें यह जो एनालिसिस है मदद करता है।
तो अन्य जो कार्य थे गैल्टन के, वो पियर्सन का आई स्क्वायर, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इन पर उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। तो गैल्टन के बाद अब हम एक अन्य साइंटिस्ट, गैल्टन को जैसे हमने फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स कहा, वैसे ही फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो रोनाल्ड फिशर जो है, इनका काफ़ी योगदान रहा है। और यह अपने समय के एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे अपने समय के। और ये ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन थे, साथ में बायोलॉजिस्ट भी थे। और इनके कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में इनका एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, उस पर काफ़ी योगदान रहा। फिशर का जो उपयोग है वह पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इनका बहुत ज़्यादा कार्य रहा है। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इन्होंने अपना महान योगदान देकर गए ये। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फिशर को फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, और साथ में फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी इन्हें बोला जाता है। इनका जो प्रमुख कार्य है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट की डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। एनोवा के ऊपर बहुत काम किया इन्होंने, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा पे बहुत योगदान था इनका। इसके अलावा स्मॉल सैंपल में किस तरीके से हम स्टडी करें, स्टैटिस्टिक्स के मेथडोलॉजी को स्मॉल सैंपल में हम किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि जो लार्ज सैंपल पे हमारा जो स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी जो होता है, जो भी टेस्ट हम करते हैं, वो जनरली ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि लार्ज सैंपल पर ही उपयोग किए जाते हैं। तो स्मॉल सैंपल, यदि कोई ऐसा कंडीशन बन गया कि जहाँ पर सैंपल साइज बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, हमारे लिए रेयर फिनोमिना पर हम कार्य कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में हम उस टेस्ट के बेसिस पर हम अपनी जो हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन के लिए कुछ स्पेशल मेथडोलॉजी की आवश्यकता होती है। वहाँ पर फिशर का कार्य जो था वो स्मॉल सैंपल पर उन्होंने बहुत ही योगदान दिया। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अलावा फिशर ने कुछ अन्य जैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड, इस पर भी काफ़ी कार्य किया। इस मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के अंदर उन्होंने कुछ, जब हम मॉडल्स बनाते हैं, जब भी हमारा कोई एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट की डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम कुछ मॉडल्स बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हैं। तो उस मॉडल को सॉल्व करने के लिए हमारे आवश्यकता यह होती है कि जो वहाँ पर पैरामीटर्स जो होते हैं उसकी एस्टिमेशन, डिफरेंट पैरामीटर की एस्टिमेशन करनी होती है। तो उस पैरामीटर के एस्टिमेशन में यह मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इसके ऊपर फिशर ने काफ़ी कार्य किया था। फिशर के जो अन्य काम है वह सफिशिएंसी की कंसेप्ट को उन्होंने दिया था, एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कार्य किया था, फिशर से लीनियर डिस्क्रिमिनेटर के ऊपर उनका कार्य रहा, फिशर इंफॉर्मेशन, ये कई सारे टॉपिक्स है, कई सारे ऐसे नए आयाम है, नई फील्ड है जिनके ऊपर फिशर ने काफ़ी कार्य किया है। फिशर का एक और योगदान रहा कि आज जब भी हम कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो फिर वहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात आती है। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हम कभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, कभी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो यह जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेने की बात है, तो यह सबसे पहले फिशर ने कहा कि हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लिया जाए, और यह आज तक हम उपयोग कर रहे हैं। आज भी जो भी मैक्सिमम जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है उसमें हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज करते हैं, और यह फिशर के द्वारा ही दिया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहे फिशर्स के। इसके अलावा जो एक अन्य वैज्ञानिक है जिनका कि काफ़ी योगदान रहा, रिसर्चर है, विलियम गॉसेट। विलियम गॉसेट जो थे इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन थे। उन्हें गॉसेट के नाम से तो कम जाना जाता है, जब हम उनके कार्य को देखेंगे तो वो स्टूडेंट के नाम से, वो अपने आप को एक सिनोनिम अपना दे रखा था, एक अलग से नाम दे रखा था उस समय। स्टूडेंट के नाम से जनरली उनकी सारी पब्लिकेशंस आते थे, और उनका जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन पर उन्होंने काफ़ी काम किया था, जो कि स्मॉल सैंपल में जनरली उपयोग किया जाता है। तो
विलियम गॉसेट का भी अपने समय में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में। तो दोस्तों, आज के लिए हमने आज के इस टॉपिक वीडियो में ये कुछ एक साइंटिस्ट, महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है, उनके योगदान को देखा। आगे के कुछ वीडियोस में हम इसकी उपयोगिता, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स की उपयोगिता देखेंगे और अन्य जो टॉपिक्स है उन्हें भी धीरे धीरे करके छूने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि BBSc के UG का जो कोर्स है उसमें जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स सेकेंड यूनिट में आता है, उसके लगभग सारे वीडियो बन चुके हैं और वो ये वीडियोस आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगे। ये वीडियोस अभी इंग्लिश वर्जन में है, धीरे धीरे इसे मैं हिंदी वर्जन में भी ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। तो ये आप अपने हमारे वीडियो के चैनल पर जाकर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी वीडियो, इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट वीडियोस के लिंक मिलेंगे। तो आपको सब्जेक्ट वाइज मैंने टॉपिक लिख रखा है, उसके साथ ही उसके लिंक भी रखे हुए, आप उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को इस चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी